अब जो बात है वो बात होगी मुंगेर के डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम जो है, क्योंकि मैंने अभी देखा शहर में बारिश होने के बाद काफ़ी जगहों पे जल जमाव हुआ पड़ा है, उसे लेकर के बातचीत होगी। हॉस्पिटैलिटी पे बातचीत होगी और जो एक ख़ास मुद्दा है शुद्ध पानी, हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री की योजना है 2020 में मार्च में ख़त्म हो चुकी है, 2019 में सॉरी, और क्या अब तक हर जगह पहुंच पाई है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग की बातचीत होगी। आप मुझे सबसे पहले शुरुआत कीजिए एजुकेशन को लेकर के कि कैसी स्थिति है यहाँ की प्राइमरी स्कूलों में, और पिछले 40 साल पहले जब आपने उन स्कूलों को देखा होगा तो कैसा देखा होगा और अब आप कैसे देखते हैं? स्कूलों की स्थिति, मैं इसको मोटे तौर पर यह कहूँगा कि अच्छे स्कूलों का मुंगेर में घोर अभाव है। और ये इसको लेके यहाँ के जितने भी ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे एक ऐसे ढंग की शिक्षा पालें, ऐसी शिक्षा पालें जो देश में और कहीं राज्यों में या विदेश में भी वो उसको कम्पीट कर सकें, वो आगे बढ़ सकें। और जो ज़रूरत है आज बड़े बड़े जगहों पर जाने के लिए जिस तरह की शिक्षा की, उसके लिए स्कूल नहीं है। कहने को स्कूल यहाँ बहुत हैं, स्कूल बहुत है, लेकिन इक्का दुक्का स्कूल, इक्का दुक्का विद्या मंदिर ऐसे हैं जिनमें स्तरीय शिक्षा है, बाकी सब नीलवटा सन्नाटा ही आप मानिए, समझे। तो स्कूल का घोर अभाव है और इस दिशा में हम लोग, मैं भी अपने आप को कहीं न कहीं दोषी मानता हूँ कि हम लोग सार्थक पहल नहीं कर सके कि यहाँ +2 लेवल का कोई स्कूल हो। लड़कों के शिक्षा की तो भारी मारा मारी है यहाँ। ये मुंगेर में +2 का स्कूल नहीं है? हाँ, +2 का है। अब 1-2 है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं नाम बोलूँगा तो फिर दूसरे स्कूल वाले चढ़ बैठेंगे कि वो अच्छा है तो हम क्यों नहीं हैं। लेकिन 1-2 है जिसे सब जानते हैं कि अच्छा, मतलब स्कूल वहाँ एडमिशन होना है, बाकी सब एडमिशन होना मुश्किल है वहाँ। और ये सब सरकारी है ना? नहीं, गैर सरकारी में है। मैं गैर सरकारी की बात नहीं, तो सरकारी में तो खैर कुछ स्कूल हैं। मैं सारी बात सरकारी ही करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप कर बेशक आप भारत कीजिए। में जो शिक्षा है वो मुफ्त है, हाँ, स्वास्थ्य है जो मुफ्त है, हाँ, तो मैं प्राइवेट की बात ही ना करूँ। हाँ, तो मुफ्त तो जो कहते हैं कि फ्री के मुफ्त के बैल का दांत नहीं गिना जाता है। तो जब मुफ्त की ही शिक्षा है, मुफ्त का स्कूल है, रजिस्टर में नाम है, जाना और आना है, पाना कहाँ है? नहीं, तो मुफ्त के बैल का दांत नहीं गिना जाता है, ये कहावत सार्थक हो जाती है। पर जब मैं अंबेडकर के पास जाता हूँ जी, जब मैं अंबेडकर की कही बातों को मानता हूँ और जब संविधान में लिखे उनके शब्दों को पढ़ता हूँ तो क्या होता है कि हमारे देश में सबको समान शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाएगा और वो मुफ्त दिया जाएगा गाँवों को, हर जगह के लोगों को शिक्षित करने के लिए, ताकि शिक्षित होकर वो अपना हक ले सकें, अपने कर्मों से अपने देश का भला कर सकें। देखिए, तो ऐसी स्थिति में बैल के दांत तो नहीं गिने जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये मेरा नहीं कहना है। मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, एलानिया तौर पर कहा कि जो पैसा हम 1 रुपया भेजते हैं राज्यों में, वो वहाँ पहुँचते पहुँचते 15-16 पैसा हो जाता है, कहीं कहीं 10 भी हो जाता होगा। तो सरकारें योजना बनाती हैं, बड़े बड़े नौकरशाह जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, जो भी होते हैं, वो योजना बनाते हैं। योजना में कोई ना कोई हिसाब ऐसा रखते हैं जो उनके कमांड से बाहर नहीं निकले। और जब कमांड से बाहर नहीं निकलेगा, जब कलम उनका ही चलेगा, तो उनको चाहिए होता है। तो जो निचले स्तर पर जो बिचौलिया हैं और जो भ्रष्टाचार है, उससे हम पूरी तरह से पार नहीं पा सके हैं। प्रशासनिक कार्यों में मैं तो नीतीश जी का इसलिए आभारी भी रहता हूं कभी कभी कि उन्होंने बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी की है, बहुत हद तक। आजकल बहुत सारी सेवाएं हैं ऐसी हैं जिसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि अब कोई ले पाए। लेकिन आज भी जहां स्कूल में मध्याह्न भोजन है, बच्चों के लिए शिक्षा है, पोशाक है, हर तरफ तो वही है। तो आप भाई, पैसा तो आता ही है, सरकार योजना बनाती है, पैसा भेजती है, लेकिन वो जाता कहाँ है? वो उस जगह नहीं जाता है जहां उसको जाना चाहिए, जहां उसको लगना चाहिए। और कहीं न कहीं दरअसल बात वो नहीं है, कहीं न कहीं हम लोग दोषी हैं। आज भी मैं आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ। यदि आप अपने लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढने के लिए जाओगे
तो आप कोशिश करोगे कि लड़का को कोई ऐसा, उसको ऐसा लड़का मिले जिसमें हिसाब किताब सॉलिड हो। अगर कोई कहेगा कि लड़का बैंक में काम करता है, बहुत सीनियर है, लेकिन ये लड़का फलना जगह का दरोगा है, तो आप पूछिए कि दोनों में क्या रेट होता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि उस जगह का क्या हाल है। वो लड़की का बाप उसको कितना देने के लिए तैयार है, उससे रेट फिक्स होगा, उससे पता चल जाएगा कि क्या आता है। बहुत सीधी गणना है। मैं मोटी बात आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मैं फुला नहीं रहा हूँ, कोई दारोगा ही सोच के खुश नहीं हो जाए कि उनका रेट अधिक, वो अपना आत्मचिंतन करें। लेकिन ये स्थिति है तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन बर्फ के सिल्ली की तरह घट जाता, वो उसी में मल्टीपल होके इधर। तो हम उस स्तर को सुधार कहाँ पा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रयोग किया है, बहुत काम किया है, वहाँ के स्कूलों की गुणवत्ता सुधर गई है। जैसे कि दिल्ली, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। नहीं, मध्य प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है बल्कि, और बहुत सारे राज्य तो स्कूल के हब हो गए हैं साहब। सरकारों ने इस तरह से पीपीपी मोड पर चाहे ऐसा आमंत्रित किया है कि सारा कलेवर हमारा चला गया। आज कोटा क्या है और कर्नाटक क्या है, आज तो हमारे सारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। भैया, तो आपके यहाँ कौन सी ज़मीन की कमी पड़ गई थी? आपके यहाँ बिहार का आदमी तो नासा में जाके काम कर रहा है, आप सत्यानाशा क्यों बने हुए हैं? बिहार का आदमी कहाँ नहीं है। इसीलिए आप ज़रूरत इस बात की है कि सरकार भी गंभीर हो और समाज भी गंभीर हो। वो अपने अगल बगल में अगर स्कूलों में घपला है, आज जितने आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति, तो सरकार पैसा दे रही है। आप सरकार का हिसाब मत बैठाइए इसमें, सरकार को तो देना है। अगर किसी सरकार को भ्रष्ट भी होना होगा तो भी उसको पैसा देना होगा, आप ही जान लीजिए। बिना पैसा दिए ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो चेक काट के कह दे कि हाँ 30 करोड़ ले आओ, मेरे पॉकेट में रख दो, मेरे घर में रखाओ। पैसा तो उसको नीचे स्तर पर भेजना है। पैसा जब निचले स्तर पे आता है तो वहाँ से फिर कैसे वापस जाता है? मैंने कहा ना कि बिचौलिया हैं, लोअर लेवल पर जो पदाधिकारी लगे हैं उन पर कोई ना कोई दबाव रहता होगा। आखिर ऊपर के लोग फ्री हैंड छोड़ते होंगे। बदलेगा कैसे? ये देखिए, बदलने के लिए समाज, लंबा आपका भी सफर रहा है इस समाज में, आप रह रहे हैं, सामाजिक हाँ, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या नजरिया है कि क्या बदलाव सरकारों को करना चाहिए जिससे कि इन सारी चीज़ों से तो कम से कम निजात सरकार को करना क्या चाहिए कि जो जीरो टॉलरेंस है। देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को परखने के लिए अगर घी भी आप खरीदते हैं तो इतना सा ही आप उंगली पर लगाते हैं, कहते हैं हाँ साहब ये घी ठीक है। तो सरकार को जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए करप्शन के मामले में, और ऐसी कठोर सजा देनी चाहिए। इस मामले में तो इस्लामिक राष्ट्र ज़्यादा अच्छे हैं, मैं कभी कभी उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसी कठोर सजा देनी चाहिए जो नज़ीर बन जाए पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए। आप करके तो देखो। मान लेता हूँ यार कि 4 आदमी उसमें निर्दोष भी मर जाएंगे, तो मार दो ना, निर्दोष तो मर रहे हैं ऐसे भी, ऐसे कौन से बच जाते हैं? उनके पाप से भी तो निर्दोष मरेंगे, उनके उस भ्रष्टाचार से भी तो निर्दोष मर रहे हैं। ऐसे ही सही उनका बलिदान मान लेंगे हम। लेकिन आप ऐसे 10-20 लोगों को यदि आप जिस दिन लटका दोगे, जिस दिन कठोर सजा दे दोगे, तो वो तो भारत का वो समाज है जो इस भावना में चलता है। भारत का समाज मान लेता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं तो लाखों टन गणेश की जीवा पर रखने का कोशिश करता है। ये भारतीय समाज है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, सवाल नहीं रहेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देख चुका हूँ मैं जाके घूम के, पर आपसे जानना चाहता हूँ अब तक पानी की समस्या कितनी है, और हर घर नल का जल का नल, ये जो परियोजना है सरकार की, कितनी ज़मीनी स्तर पे सही है, बेहतर है? देखिए, बिहार के जो बिहार के जो मुख्यमंत्री मैं बिहार की बात पूरी नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ मुंगेर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं उसी कंटेक्स्ट में आपको बोल रहा हूँ। उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, वो हर भाषण में चर्चा करते हैं, और इसकी मॉनिटरिंग भी होती है कि हर घर जल योजना कहाँ तक सफल हुई, और इसमें बहुत तेज़ी से मुंगेर में काम हुआ। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है। हर पंचायत में मुखिया और वगैरह सब उसमें करा करके माला पहन रहे हैं।
लेकिन समस्या फिर वही है, जिस तरह से वो शौचालय वाली जो समस्या है ना, कि जो लाभुक है वही एडजस्ट हो रहा है, जो बेनिफिशरी है जिसको उससे लाभ होगा। तो सवाल है कि जिस दुकान के अंदर में दुकान का मालिक ही गल्ला से पैसा निकालने लगे तो लाख वो दुकान चले उसका भट्टा बैठना है। तो करीब करीब नल जल योजना की भी वही स्थिति है। नल जल योजना कितनी सार्थक है और नहीं हुई है, यह सवाल भविष्य के पेट में है। काम मुंगेर में ज़रूर हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। हर घर जल योजना में हुआ है। शहरी जलापूर्ति पेय योजना आज आधी अधूरी लटकी हुई है, छोड़ करके भाग गया। यहाँ के हिसाब किताब को देख करके उसका ठेकेदार ही भाग गया, यहाँ के करप्शन को देख के भाग गया। जिंदल कर रहा था, आज आधी अधूरी है। वर्षों तक लगातार 10 वर्षों तक अच्छे मुंगेर की अच्छी सड़कों को खुदवा कर रही थी जिंदल। हाँ, नवीन जिंदल की कंपनी। हाँ, उन्हीं की कोई कंपनी कर रही थी। अच्छा। तो उसको जो है 10 वर्षों तक उबड़ खाबड़ सड़क पर हम लोग चलते रहे, हर चीज़ बर्दाश्त करते रहे, कीचड़ को भी बर्दाश्त करते रहे कि चलो पाइप बिछ रहा है, कल का मेरा सुना, लेकिन आज तक वो सिरे से लागू नहीं हो सका। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई भी सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे जो भी हों, उनको बर्दाश्त नहीं करना होगा। बर्दाश्त कर रहे हैं ना वो भी। अगर इसी में कठोर कार्रवाई हो जाती तो फिर ये स्थिति थोड़े होती। तो हमारी सारी विकास योजनाएं आधी अधूरी लटकी है। जो जहाँ है वहीं पड़ा, जो जहाँ है वहीं सो रहा। सड़क का काम है तो उसमें टोपोलैंड का मामला आ गया, उसको किसी तरह सलटाए तो लोग काम नहीं होने दे रहे हैं। तो हम अधूरे नहीं हैं, हम अभागे भी नहीं हैं। बात बस इतनी सी है कि हम जागे नहीं। मैं जनता को और लोगों को जगाना चाहता हूं कि आप आगे आओ। आपके सामने में सड़क बनती है, ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, और सामने में सड़क बनती है, सामने में उसमें सीमेंट और बालू का मिश्रण सही नहीं होता है। जिनके घर के सामने बन रहे वो जानते हैं कि कुछ दिन के अंदर में ही वो ख़त्म हो जाएगा। या तो वो भयवश नहीं बोलते हैं, या वो मैनेज हो जाते हैं, या वो कपार पर हाथ धरे बैठते हैं कि हमारे बोलने से क्या होगा, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। बड़ी बेचारगी। तो ये किसी भी समाज के लिए आज जो राज्य हमारे से अधिक साक्षर हैं, जो राज्य ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की वहाँ पर बौद्धिकता अधिक है, जो अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना जानते हैं, वहाँ आपको ये समस्याएं नहीं दिखेंगी। वहाँ इस लेवल का करप्शन आपको नहीं दिखेगा। वहाँ वो कालिदास संस्कृति नहीं दिखेगी कि हम मेरे ही घर के सामने बन रहा और हम ही मिलवा रहे हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं मिल सकता। हो सकता है भ्रष्टाचार के बहुत सारे फोल्ड हैं, बहुत तरीके से होते हैं, कहाँ क्या मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, वो हो सकता है। लेकिन हम अपने ही शहर में, अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही विकास से समझौता कर लें, ऐसा बहुत कम देखने सुनने में आया है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये सिरमौर राज्य हैं जो अपने ही घर में, अपने ही समाज में विकास को दफन होता हुआ देख लेते हैं और चुप रहते हैं। तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आगे आना होगा। ठीक है। मुंगेर में हैं हम। मुंगेर में हमने यहाँ के अलग अलग मुद्दों के बारे में जाना। मुंगेर के इतिहास पे बातचीत हुई, मुंगेर में शिक्षा पे बातचीत हुई, मुंगेर में जो पानी की समस्याएं हैं उन पे बातचीत हुई। एक और जो ख़ास मुद्दा रह जाता है वो है हॉस्पिटैलिटी का, अस्पतालों का क्या हाल है यहाँ पे, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि एक पल को अगर आप शिक्षा से कम भी रह जाते हैं, लेकिन अगर आपको अस्पताल नहीं मिलते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। और बिहार में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि कभी एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो कभी डॉक्टर नहीं होते हैं, तो कभी किसी गर्भवती महिला को डॉक्टर के अभाव में उसकी जान चली जाती है, तो कभी एम्बुलेंस के अभाव में किसी बच्चे की जान चली जाती है। आप मुंगेर के जिला अस्पतालों को या फिर मुंगेर के अलग अलग प्रखंडों में जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को, उन्हें किस तरीके से देखते हैं? कितना अभी तक सही हुआ है, क्या कुछ रहा? मुंगेर की स्वास्थ्य सेवाएं यदि ईमानदारी से बात करूं तो पिछले 1-2 वर्षों में बहुत हद तक पटरी पर आई हैं। चूँकि केवल हम लोग बुराई नहीं करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। फिर भी मुंगेर के अंदर में, मुंगेर एक प्रमंडलीय मुख्यालय है,
मुंगेर भौगोलिक दृष्टिकोण से दूसरे जिला अपने निकटवर्ती जनपदों से बहुत पिछड़ा हुआ है। छोटे छोटे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, उनका सड़क लिंक है। तो मुंगेर में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मांग बरसों से चली आ रही है। हम लोगों ने भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई है और हम लोग चाहते थे कि एम्स जैसा उसका एक छोटा रूप 100 बेड का ही सही मुंगेर में सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बने। बहुत जद्दोजहद के बाद इधर मुख्यमंत्री ने इच्छा जाहिर की है और जिलाधिकारी ने 2 जगह देखा है। जमीन एक मुंगेर में ज़मीन गया है, एक में तो वो संग्रामपुर के पास है, वहाँ बन भी जाएगा तो बिल्कुल बेकार होगा। अब चूंकि जिलाधिकारी मुंगेर से तो होते नहीं हैं, बाहर से आते हैं, तो उन्हें क्या हाँ, मालूम वो कागज़ पर कल्याण देख करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको इस सच्चाई से अवगत करा दिया गया है कि वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। बाकी जिलाधिकारी हैं जो करें। लेकिन मुंगेर में जो है जो हॉस्पिटल है, देखिए हॉस्पिटल की सेवाएं तो सरकार कर देती है, उसके लिए ग्रांट आता है, पैसा आता है, हॉस्पिटल भवन बन जाता है, लैब खुल जाते हैं। अब आईसीयू यहाँ चालू नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने तो पैसा दे दिया। आपके कोरोना के दौरान मतलब यहाँ पे क्या प्लांट सब कुछ आके लगता है साहब। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर कहाँ से लाओगे? डॉक्टर तो सप्लाई नहीं हो जाएंगे ना ऐसे। यहाँ डॉक्टर कहाँ है? यहाँ आईसीयू वर्षों से बन के पड़ा हुआ। आप कोरोना को तो जाने दीजिए, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो गिन गुत के आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, और कहीं डॉक्टर मिल गए तो वो जगह पर नहीं मिलेंगे। यहाँ दांत का डॉक्टर जो है वो पेट के अल्सर का इलाज करता हुआ मिलेगा आपको, जाइए। गरीब का तो जो हाल है, ऐसे तो देखिए, हाँ ऐसे तो सरकारी अस्पताल का वो फेज मैंने आज से 10-15 साल पहले देखा है कि वो घर में ही 10 क्रम 6 क्रम का कार्ड लिखा के जाते थे कि लौटना तो है नहीं अब वहाँ से, जो गए तो उधर ही रह जाएंगे। हमारे यहाँ समझो से शमशान घाट बगल में ही है हॉस्पिटल से, तो हम लोग मान के चलते थे कि जो गया सो गया, लौटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन बाद में इधर हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी हुई, साफ़ सुथरे हुए, बेड अच्छे हुए, सारी व्यवस्था अच्छी हुई। बिजली का तो खैर बिहार के अंदर में ऐसे ही नीतीश जी ने बहुत अच्छा कर दिया है, ये क्रेडिट तो उनको जाता ही है, वो बहुत अच्छी हुई। लेकिन डॉक्टर, आप जाइए किसी भी समय ओपीडी में जाइए, देखिए कौन डॉक्टर पूछे भैया कौन सा सर्टिफिकेट, तो हड्डी का डॉक्टर चर्मरोग को देख रहा है, चर्मरोग वाला हड्डी को देख रहा है, दांत वाला नस देख रहे हैं। ये तो स्थिति है यहाँ। एक अच्छा एक आपको सर्जन नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर की बहुत किल्लत है। सरकार बार बार इसमें गंभीर भी होती है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको तो बहुत पहले सोचना था ना कि हम डॉक्टर की एक फौज तैयार करें। दुनिया के जो समृद्ध राष्ट्र हैं उसमें हर 1500 की जनसंख्या पर एक चिकित्सक है। आपके यहाँ क्या रेशियो है? आपके यहाँ 87,000 की जनसंख्या पर एक चिकित्सक है। आप इस डिफरेंट को देखिए, विकासशील और विकसित का। तो डॉक्टर है नहीं, यहाँ रूरल प्रैक्टिशनर्स हैं, सब हैं, इस तरह का झाला है जो कर रहे हैं, जिसको जो मन भागा, जो नहीं जागा वही अभागा। तो चिकित्सा सेवा जो है वो संतुष्टि के लायक नहीं है। चिकित्सा सेवा यहाँ जो एक बुनियादी ज़रूरत है, कहते हैं जान बचेगी तो चना बेच के भी जिंदा रह जाएंगे, तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है। उसके भी घोर अभाव के कारण मुंगेर में कोई लोग अच्छे से रहना नहीं चाहते कि चलो यार यहाँ ना तो हॉस्पिटल है, न बढ़िया कॉलेज है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था। इतिहास इसका बहुत पुराना रहा है, पर जो मतलब बिल्डिंगें बनी हैं या फिर उस तरीके से समृद्ध होकर डेवलप नहीं हो पाया। देखिए वो बिल्डिंगें जब हेरिटेज सिटी, जब भी जहाँ भी किसी भी देश में आप जाइए, लोग हेरिटेज से माल कमा रहे हैं और हम लोग हेरिटेज में माल गंवा रहे हैं। इस तरह का आप तो एक ऐसी बात को छेड़ दिए हैं कि लगता फिर डिस्कशन लंबा हो जाएगा, लेकिन हम उसको बहुत संक्षेप में बताना चाहते हैं। इस पर कई मरते चर्चा हुई कि मुंगेर में वो पूरी संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं जो मुंगेर को जो है सबसे बड़ी गंगा नहीं, हेरिटेज हम लोग हैं, हम लोग इसको पर्यटन का हब बना सकते हैं। मैंने हमारे एक मित्र इस टेन्योर के पहले मुंगेर के एमएलए रहे हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं अनंत सत्यार्थी। हम लोगों ने मिल के मुंगेर में 12 सूत्री मांग रहा है। उसमें मुंगेर में मैंने अनंत सत्यार्थी, तो एक गंगा एक्सप्रेस वे की मांग की हम, जो गंगा से हमारे गंगा के मिट्टी के कटाव को, यहाँ गंगा कटती बहुत है,
यहाँ मिट्टी का कटाव होता है, तो उसको रोकने के लिए गाइड बांधनुमा समझ लीजिए आप, जिसको कि हम ले जाके मुंगेर में रोड नंबर 80 से मिला देते। और बाहर हमारा जो है वो थिक पॉपुलेशन एरिया है, यहाँ गाड़ियों का जमघट नहीं लगता, और उसके बगल में हम रोजगार देते होटल मोटल के साथ, जिस तरह बॉम्बे में चरनी रोड वगैरह है। ये हम लोगों की महत्वाकांक्षा थी। हमने फिर पहाड़ी पर जो है वो लिफ्ट लगाने की बात की थी, गुरगिन खां के महल के पास, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मुंगेर वो स्थल है जहाँ कविवर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की बहुत सारे छंदों की रचना की है, वो यहाँ थे। रविन्द्रनाथ टैगोर आप समझ सकते हैं, है ना, पहले नोबेल पुरस्कार की। मैं किन शख्सियत की बात कर रहा हूँ। दादा गुरु यहाँ पर आकर के वो वहाँ ठहरे थे। उनके बेटे को तपेदिक हो गया था, समरेंद्र को, तो उसके इलाज के लिए वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि गंगा किनारे मुंगेर ले जाइए। उस सिलसिले में आए थे। तो मुंगेर में पूरा है चंडी, ये हमारा चंडी स्थान है, जिसको चंडिका स्थान भी बोलते हैं। चंडिका स्थान है, सीता कुंड है, वहाँ गर्म जल का स्रोत है, जिसको आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम जल बताया गया है। तो वहाँ वाटर थेरेपी केरल में जगह जगह, आप जाके केरल में 20,000, 25,000, 50,000 दे के कराते हो, लेकिन आप यहाँ पर आप एक थेरेपी नहीं खोल सकते हैं। तो साहब आपको विकास करना हो तब ना, आप में मन में इच्छा हो तब ना। आपको तो देखना है कि ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये जाति इतना परसेंट, ये जाति इतना परसेंट, बन गए एमएलए। आप जाइए क्या कीजिएगा, और जनता ही किस मुंह से बोलेगी साहब? वो कौन सा गुण देख करके वोट दे रही है? उसे क्या बोलने का अधिकार? वो भी तो उसी आधार पर, आप जैसा, आप कोई राजा आसमान से नहीं टपका। मुंगेर का कोई विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो आसमान से नहीं टपके हैं, वो आपकी उपज है, उसको आप भेजते हैं। तो वो आप देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक, आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए क्या चाहिए, ये आपकी समस्या। मेरा ये कहना। तो ये तमाम परेशानियां हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही हैं। 7वां ज़िला है, इन 7 ज़िलों में लगभग जो समस्याएं हैं वो सब सामान्य ही हैं, क्योंकि हर ज़िले में पानी की समस्या अब भी है, शुद्ध पेयजल की, स्वास्थ्य की समस्या अब भी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो हैं पर उनमें डॉक्टर नहीं हैं, उनमें डॉक्टर भी हैं तो उनमें वेंटिलेटर नहीं होते हैं, मेडिकल और स्टाफ नहीं होते हैं, किसी में सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कैमरे वाले लोग हैं। इस तरीके से अगर परेशानियां रहेगी तो बताइए बिहार का क्या होगा। एजुकेशन की वही स्थिति है। 40 साल पहले जिन प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बोरा बिछाकर पढ़ते थे, आज भी उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बोरा बिछाकर ही पढ़ते हैं। नियोजित शिक्षकों का मामला आप देख ही रहे हैं, उन वजह से परेशानियां अलग ही है। तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अब मजबूरन प्राइवेट के पास जाते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी, मतलब जो स्कूल है वो भी बड़े बड़े लोगों ने खोल के रख रखे हैं। वहाँ पे क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं होती है, सब जानते हैं। पैसों का जो है वो लेन देन बड़े पैमाने पे है, धन की उगाही है। जो गरीब माता पिता हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका खून जलाने वाले काम होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी यही है कि जब वोट देने का समय आता है तो आप अपने प्रतिनिधि को जब चुनते हैं तो थोड़ा आंखें खोल कर सुनिए, दिमाग के जो बटन होते हैं, ढक्कन होते हैं, उसको खोलिए, क्योंकि जब आप खोलेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि जो पिछले 5 साल में हुआ, जो उसके पिछले 5 साल में हुआ, जो उसके पिछले 5 साल में हुआ और जो उसके 15 सालों में हुआ, वो क्या कुछ रहा। आने वाला समय आपका है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो शायद एक विकास का जो मॉडल है वो बिहार में स्थापित हो सके। बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। धन्यवाद।